शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पुरानी गलियां। कहानी की शुरुआत होती है सन 1995 से, जहां हम तमिलनाडु के एक गांव को देखते हैं, जहां एक पुजारी मंदिर को बंद करके अपने हाथी के साथ वापस घर जा रहा होता है। उसी मंदिर के बाहर हमें अरुण नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसकी उम्र अभी करीब 18 से 19 साल की होती है। वो पता नहीं किसी बात से परेशान होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी उस पुजारी के साथ चल रहा हाथी अरुण के पास आता है और उसको उठा देता है। पुजारी यह देखकर अरुण से कहता है कि यह कह रहा है कि कब तक यहीं लेटे रहोगे, रात हो चुकी है, घर जाने का समय हो गया है। यह सुनकर अरुण उस हाथी को छूते हुए इमोशनल हो जाता है और कहता है कि काका, मेरा घर बिक चुका है और मेरा परिवार यहाँ से जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ लेटा था। अब वो पंडित कुछ कह पाता तब तक अरुण वहाँ से चला जाता है। घर जाकर हमें पता चलता है कि अरुण के कुछ रिश्तेदारों ने बंटवारे के वक्त जानबूझकर ऐसी साजिश रची थी कि उसके पिता का घर अब उनका नहीं रहा था। यही वजह थी कि आज रात पूरा परिवार चेन्नई शिफ्ट हो रहा था। जब अरुण के पिता वहाँ से जा रहे होते हैं तो इनका एक नौकर उनसे कहता है, आप घर के जाने की वजह से इस जगह को क्यों छोड़ रहे हैं? आप यहीं कहीं दूसरा घर ले लीजिए। देखिए अरुण का मन कितना दुखी है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह घर मेरे बाप दादा का आशीर्वाद था। आज इन लोगों ने मुझसे वह छीन लिया, इसलिए मैं आस पास रहूँगा तो हमेशा दुखी रहूँगा। इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं दूर चला जाऊँ। इसके बाद अरुण घर के अंदर आता है। इधर उधर देखकर इमोशनल होने लगता है। उसे पता नहीं कि वह यहाँ फिर कब आएगा या आएगा भी या नहीं। वह हर कोने की याद अपने अंदर बसा लेना चाहता था। इस बीच हम उसकी चचेरी बहन भुवना को देखते हैं, जो उम्र में अरुण से बहुत छोटी थी। लेकिन अरुण उसे एक पिता की तरह प्यार करता था। घर में वही था जो उसकी हर बात सुनता था और उसके मन का काम करता था। आज जाते वक्त वो उसको गले से लगा लेता है और फफक फफक कर रो पड़ता है। अब सारा सामान लॉरी में लाद दिया जाता है, जिसके बाद अरुण के पिताजी पूछते हैं कि क्या सारा सामान आ गया है या अभी कुछ ना रह गया है। तो एक नौकर कहता है कि सारा सामान आ गया है, बस अरुण की साइकिल रह गई है, मैं अभी लाता हूँ। लेकिन तभी अरुण ऐसा करने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं वहाँ साइकिल नहीं चलाने वाला, इसलिए इसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना। इस तरह अब पूरी फैमिली वहाँ से चेन्नई के लिए निकल पड़ती है, जबकि अरुण की आंखों में इस वक्त भी आंसू होते हैं। उस जगह से अरुण को बहुत प्यार था।
क्योंकि उसके चाचा, मामा, काका, काकी सभी उसी घर में सालों से रहा करते थे और अब सब बिखर चुका है। इस बात को अब 22 साल हो जाते हैं। 2019 में अब हम देखते हैं कि अरुण 40 साल का आदमी बन चुका है, जिसकी फैमिली में उसकी बेटी, उसकी बीवी, माँ और पिता हैं। अब वह छत पर बहुत सारे तोते को दाना देने के बाद नीचे आता है। नीचे आते ही उसकी बीवी हेमा उससे कहती है, अरे आप तैयार नहीं हुए? आपको याद नहीं आज आपकी बहन भुवना की शादी है और आपको वहाँ जाना है। अरुण कहता है कि नहीं, मेरा जाने का मन नहीं है। मैं उस शहर में वापस नहीं जाना चाहता। तो हेमा कहती है कि आप जाना क्यों नहीं चाहते? आपकी बहन ने बुलाया है आपको। क्या आपको डर है कि आप वहाँ जाकर इमोशनल हो जाएंगे? मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। इस तरह अब अरुण सिर्फ भुवना के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते वक्त उसकी माँ उससे कहती है कि वहाँ जाकर किसी से झगड़ा नहीं करना। जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातों को किसी से मत करना। बस भुवना से मिलना, खाना खाना और निकल आना। इसके बाद हम देखते हैं कि अरुण के पिता बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी में बच्चों को पढ़ाने का काम ही करते हुए आए थे और यहाँ भी 22 साल से यही कर रहे थे। अब अरुण को जाता देख वह कहते हैं, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? रिसेप्शन तो शाम को होगा। अरुण कहता है, थोड़ा इधर उधर घूम लूंगा पिताजी, और फिर जाकर जल्दी आना भी तो है। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में पूछेगा तो क्या कहोगे? तो अरुण कहता है कि मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करो। अब उसके पिता देखते हैं कि अरुण के हाथ में घड़ी नहीं है। वो अपनी घड़ी निकाल कर उसके हाथ में पहना देते हैं और कहते हैं जल्दी आना और सभी को मेरी तरफ से प्रणाम करना। अब इसके बाद वो ट्रेन से गांव पहुंचता है। रास्ते में जाते समय अरुण को वो गलियां और वो नज़ारे देखकर अपने बचपन की याद आने लगती है। इसी रास्ते में वह अपने पुराने घर को भी देखता है और थोड़ी देर उसी घर के पास जाकर रुक जाता है। खड़े खड़े वो उसी दिन को याद करते हुए इमोशनल हो जाता है जब वो अपने भरे पूरे परिवार के साथ वहाँ रहता था। इसके बाद वो सीधे उस मंदिर चला जाता है जहाँ वो पहले जाया करता था। भगवान के दर्शन करने के बाद उसकी नज़र उसी हाथी पर पड़ती है जो अब और बड़ा हो चुका होता है। तभी उसे हेमा का कॉल आ जाता है जो उससे कहती है कि वहाँ क्या कर रहे हो, आपको फंक्शन में होना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं अभी फंक्शन में जाकर क्या करूँगा, वहाँ अभी टाइम है। वैसे भी मैं अपने रिश्तेदारों का मनुष्य चेहरा नहीं देखने आया, मैं बस अपनी बहन के लिए यहाँ आया हूँ। हेमा बताती है कि मकान मालिक ने बोला है कि घर खाली कर दो क्योंकि उसके बच्चे वापस आ रहे हैं जो अब यहीं रहेंगे। तो उस पर अरुण कहता है, अच्छा, वैसे मैं भी ये सोच रहा था कि इस घर को खरीद लूं और यहीं शिफ्ट हो जाऊं।
यह सुनकर हेमा बहुत खुश हो जाती है। आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद अरुण फ़ोन रख देता है और बस पकड़कर गांव के लिए निकल जाता है। अब जिस बस में वो बैठता है वहाँ कंडक्टर की सीट खाली होती है, क्योंकि वह टिकट काट रहा था। इसलिए अरुण वहीं बैठ जाता है। फिर जब कंडक्टर वापस अपनी सीट पर आता है तो वो उसको नहीं उठाता, क्योंकि वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इसके बाद दोनों में बात होने लगती है। तो यह बात पता चलती है कि यह कंडक्टर अरुण के पिता का स्टूडेंट था। इस कंडक्टर को भी पता होता है कि घर का बंटवारा होने की वजह से अरुण की फैमिली कहीं दूर चली गई थी। अब इतने सालों बाद अरुण दोबारा अपने गांव में वापस आया है। तो कंडक्टर कहता है कि अरे सर, उस झगड़े वाली बात को कई साल गुजर गए। यहाँ पर आपके और काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, आपको आते जाते रहना चाहिए। लेकिन अरुण कहता है कि यह इतना आसान नहीं है। मैं सोच तो रहा हूँ, पर अभी कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद कंडक्टर पूछता है कि आप असल में कहाँ पर जा रहे हो। तो अरुण उसे शादी का कार्ड दिखाकर एड्रेस कंफर्म करता है। वो देखकर कंडक्टर उसे अगले रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग पर उतरने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ से शादी का वेन्यू पास पड़ेगा। तो इस तरह अरुण अब फंक्शन हॉल पर पहुँच जाता है। यहाँ आने के बाद वह सबसे लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, ताकि किसी को नजर ना आए। लेकिन तभी अरुण की एक कज़न उसे देख लेती है और फौरन उसके पास आकर उसका और बाकी सभी का हालचाल पूछने लगती है। वह यह भी पूछती है कि बाकी सब क्यों नहीं आए। अरुण बताता है कि मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं अकेला ही आया, और माँ बाबा बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें आने जाने में तकलीफ होती है। पर मुझे मेरी बहन के बुलावे पर आना था, इसलिए मैं आ गया। अरुण की बातों से वह खुश होती है और कहती है कि हमारे रिश्तेदार में इतने सारे फंक्शन गुजरे, लेकिन तुम एक बार भी नहीं आए। पर अच्छा हुआ आज तुम भुवना की शादी में आ गए। अब थोड़ी देर बाद एक लड़का अरुण को पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर लेता है और पूछता है कि पहचानो कौन। तो अरुण पहचान नहीं पाता। इसके बाद वह लड़का थोड़े क्लूज देता है, लेकिन इसके बाद भी अरुण उस लड़के को पहचान नहीं पाता। अब वह लड़का उसके सामने आकर कहता है कि भैया, आपने मुझे नहीं पहचाना। शक्ल देखने के बाद भी अरुण को यह नहीं पता चलता कि यह लड़का कौन है, पर फिर भी उस लड़के को बुरा ना लगे इस वजह से ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वह पहचान गया है। इसके बाद वह लड़का अरुण के साथ बहुत सी पुरानी बातें शेयर करता है, जो अरुण को याद तक नहीं होती। इस बीच अरुण उससे बात करते करते बहुत याद करने की कोशिश करता है, यह लड़का कौन है जो इतना सब कुछ याद किए बैठा है, लेकिन मैं इसको नहीं पहचान पा रहा। इतने में वह लड़का एक वेटर को अपना भाई यानी अरुण के लिए स्पेशल मिठाई लाने के लिए कहता है।
पर इस बीच वो एक पल के लिए भी अरुण का साथ नहीं छोड़ा। फिर थोड़ी देर बाद अरुण को उसके मामा देख लेते हैं, जो उसके पास आकर इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कितने बड़े हो गए हो अरुण, लेकिन तुम बाकी फंक्शन में क्यों नहीं आए? उन लोगों ने जो किया वो किया, लेकिन हम तो यहाँ पर थे ना अरुण। अपने मामा को देखकर अरुण बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है कि मामा जी यह सब छोड़िए, बहन की शादी पर उन लोगों की बात मत कीजिए। अब इसी बीच अरुण अपने मामा से उस लड़के के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि वह लड़का कौन है, लेकिन तभी वह लड़का खुद मिठाई लाकर अरुण को देते हुए कहता है, वेटर ने बहुत देर लगा दी भैया, इसलिए मैं खुद आपके लिए मिठाई ले आया। इस तरह अब अरुण को मौका ही नहीं मिलता कि वह उस लड़के के बारे में मामा से पूछ सके। फिर थोड़ी देर बाद अरुण अपने पिता को कॉल करके अपने मामा के हाथ में फ़ोन थमा देता है। अरुण का मामा उनसे कहता है कि जीजा जी, अगर आप भी शादी में आते तो बहुत अच्छा लगता। वैसे भी बहुत साल बीत गए हम लोगों को मिले हुए। हमारे सारे रिश्तेदार यहीं पर हैं, सिर्फ आप लोग ही यहाँ से दूर हैं। देखिए जीजा जी, हम धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, इसलिए कम से कम एक बार तो हम लोगों को ज़रूर मिल लेना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए। और वैसे भी उस बात को अब गुजरे कई साल बीत चुके हैं। इस तरह अरुण का मामा थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अब अरुण के पिता कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी शादी में आना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। इस तरह वो भी आंसू बहाकर इमोशनल होने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग उस लड़के के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, उसकी टांग खींचने लगते हैं। मगर उस लड़के को अरुण की बातों से पता चल चुका था कि अरुण खाना खाकर वापस चला जाएगा, इसलिए वह इस टाइम अपने भैया यानी अरुण के साथ ही रहना चाहता था। हालांकि अरुण के इस तरह फौरन जाने के डिसीजन से मामा खुश नहीं होते। वो चाहते थे कि अरुण सुबह तक के लिए रुके। अरुण समझाता है कि उसे छुट्टी नहीं मिली, इसलिए कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अब इसके बाद अरुण स्टेज पर जाकर भुवना से मुलाकात करता है। जब अरुण ने गांव छोड़ा था तो भुवना एक छोटी सी बच्ची थी और आज उसकी शादी है। अपने भाई को इतने सालों बाद देखने पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और उससे लिपटकर रोने लगती है, क्योंकि उसकी शादी पर उसका भाई आया। तभी अरुण कहता है कि देखो, मैं वही शर्ट पहन कर आया हूँ जो तुमने मुझे भेजी थी। यह सुनकर भुवना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसका हस्बैंड कहता है कि आपकी बहन हर वक्त आपके बारे में ही बातें किया करती है, बचपन की कहानियाँ सुनाती रहती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद अरुण अपने लाए हुए गिफ्ट को भुवना के हाथों में रख देता है। भुवना उसी वक्त उन गिफ्ट को ओपन करने लगती है, जिसमें एक बड़ा सा बक्सा होता है। अरुण कहता है कि अभी रहने दो भुवना, बाद में ओपन कर लेना, पीछे और भी लोग खड़े हैं। तो भुवना कहती है कि मैंने अपने भाई के लिए 22 साल इंतज़ार किया है। वो मेरी दी गई शर्ट पहन कर आए हैं, तो मैं भी उनके दिए हुए गिफ्ट को अभी ओपन करूँगी। आज के दिन मेरे लिए ये सबसे कीमती चीज़ है। अब उस बॉक्स के अंदर अरुण अपनी बहन के लिए अलग अलग गहने लाया होता है, जिन्हें देखते ही भुवना इमोशनल होकर कहती है
भैया यह सारी चीज़ें तुम अपने हाथों से मुझे पहना दो। यह सुनकर अरुण भी भावुक हो जाता है और फौरन एक के बाद एक सारे गहने भुवना को पहना देता है। जब अरुण भुवना को पायल पहना रहा होता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके आंसू निकल आते हैं। इसके बाद अरुण उस लड़के के साथ खाने वाली जगह जाता है जहाँ उसे उसके कुछ रिलेटिव्स मिलते हैं। अब बातों ही बातों में अरुण उनसे उस लड़के के बारे में पूछता है कि अंकल यह लड़का कौन है। तो वह अंकल उस लड़के से कहते हैं कि अरुण किसी लड़के के बारे में पूछ रहा है, उसको बता दो। यह सुनकर वह लड़का कहता है कि भैया आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ। अब अरुण चुप होकर उस बात को टाल देता है। इसके बाद जब अरुण उसके मामा और वह लड़के के साथ खाने के लिए बैठता है तो उसी जगह पर वो लोग भी बैठे होते हैं जिन लोगों ने अरुण की फैमिली से उनका घर छीना था। अब उनको देखकर अरुण की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह बिना खाना खाए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसका मामा उससे कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझसे कहा था कि मामा उन लोगों की बात मत करो, मैं बस अपनी बहन की शादी में आया हूँ, तो फिर अब क्यों इन लोगों पर ध्यान दे रहे हो? चलो चुपचाप बैठकर खाना खाओ, इसके बाद ही यहाँ से हिलना। इस तरह मामा फाइनली अरुण को वहाँ रोक लेते हैं और वह लड़का भी इस सिचुएशन में अरुण का दिमाग बटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगता है ताकि अरुण उन लोगों पर ध्यान न दे। इस बीच बातों ही बातों में वह लड़का अरुण से उसका फ़ोन नंबर पूछता है तो अरुण जानबूझकर गलत नंबर देता है, जिसके बाद वह लड़का अपना नंबर एक पेपर पर लिखकर अरुण की पॉकेट में रख देता है। अब खाना खाने के बाद वह लड़का अरुण से कहता है कि भैया आप भुवना को जाकर बता दीजिए कि आप जाने वाले हो, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अरुण थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहता है, नहीं, अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए बस तुम मुझे किसी तरह बस पकड़वा दो, क्योंकि सुबह ऑफिस में बहुत सारा काम है। इस तरह जब वो लड़का अरुण को ड्रॉप करने के लिए अपना स्कूटर लेने जाता है, इतने में अरुण हेमा को कॉल करके बताता है कि फंक्शन मैंने अटेंड कर लिया है और अब हम बस स्टॉप के पास बस पकड़ने जा रहे हैं। यह सुनकर हेमा पूछती है, हमसे मतलब आपके साथ और कौन है? तो अरुण कहता है, मैं, मामा जी और एक और लड़का है, पर पता नहीं वह कौन है। उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं अभी तक उसको पहचान नहीं पाया। अब मैं पूछ भी नहीं सकता क्योंकि वह शुरू से मेरे साथ ही है, इसलिए अब पूछूंगा तो शायद उसको अच्छा ना लगे। हेमा कहती है कि आप मुझे थोड़े सुकून में लग रहे हैं, इतने सालों में पहली बार गए हो, इसलिए थोड़े दिन रुक जाओ, कुछ दिन रिश्तेदारों के घर रुक लो, तुमको वैसे भी टाइम कहाँ मिलता है। इस पर अरुण कहता है, नहीं, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं, और वैसे भी यहाँ यह लड़का अपने प्यार से मुझे मार दे रहा है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। अब ठीक उसी वक्त वहाँ वो लड़का आकर अरुण के हाथ से फ़ोन लेकर हेमा से बात करने लगता है। वह कहता है कि मुझे पता है आप मुझे नहीं जानती, लेकिन भैया मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए घर वापस आने के बाद वह मेरे बारे में आपको बताएंगे। अभी मैं इनको ड्रॉप करने जा रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, वो टाइम से घर आ जाएंगे। इस तरह वह अपनी बात ही सुनाता रहता है
और हेमा को बात करने का मौका ही नहीं देता। अब वहाँ से जाते वक्त अरुण अपने मामा जी से मुलाकात करता है, जो कि इमोशनल हो जाते हैं और उनके साथ साथ अरुण की आंखें भी नम हो जाती हैं। इसके बाद वो लड़का अरुण को अपनी बाइक में बिठाकर बस स्टॉप पर ले जाने लगता है। अब अरुण तो बहुत खुश होता है कि वह समय से वापस लौट कर जा रहा है, लेकिन वह लड़का असल में बहुत ही दुखी होता है कि उसका भाई बस कुछ घंटों में वापस जा रहा है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़का अरुण से कहता है कि भैया, यहाँ की गुड़ की चाय बहुत अच्छी होती है, चलो एक एक कप पीते हैं। यह सुनकर अरुण कहता है कि अरे अब चाय की क्या ज़रूरत है, बस के लिए लेट हो जाएगा। तो वो लड़का कहता है अरे भैया, बस के लिए अभी बहुत टाइम है और वैसे भी बिना मुझसे पीछे वो बस नहीं निकलेगी। अब वो खड़े खड़े चाय पीने लगते हैं। इतने में उनके सामने से वह आखिरी बस निकल जाती है। अब अरुण इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन वो लड़का इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद दोनों बस स्टॉप पर जाकर आखिरी बस के बारे में पूछते हैं। तो वो आदमी कहता है कि बस निकले हुए आधा घंटा बीत गया। अब यह जानने के बाद अरुण उस लड़के को बहुत डांटता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बस खो दी। क्या मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे चाय पीनी है? इसलिए अब तक जो तुमने मेरे लिए किया काफ़ी है। अब बस मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। इस गांव में कौन सी लॉज है, बस वहाँ मुझे ले चलो। यह सुनकर वो लड़का कहता है अरे भैया, लॉज की क्या ज़रूरत है, हमारा घर है ना, और वैसे भी यहाँ की लॉज बहुत गंदे होते हैं। तो अरुण कहता है नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, सुबह होते ही पहली बस पकड़कर मुझे निकलना है, और वैसे भी लॉज जितने भी गंदे हो मैं एडजस्ट कर लूँगा। इस तरह से वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। इसलिए वह लड़का अरुण को दो ऐसे लॉज के पास ले जाता है। जब अरुण उन दोनों लॉज को चेक करता है तो सच में बहुत ही गंदे होते हैं। अब उस लड़के को पता था कि अरुण ऐसी जगह नहीं रुकेगा, इसलिए वह लड़का वहाँ से जाता नहीं, वहीं खड़ा रहता है। अब अरुण डिसाइड कर लेता है कि वह उस लड़के के साथ उसके घर जाएगा। यह सुनते ही उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह फौरन अपनी बीवी नंदिनी को कॉल करके बताता है कि मेरे अरुण भैया हमारे घर आ रहे हैं, तुम सब कुछ इंतज़ाम करके रखो, रात को भैया घर पर ही रुकेंगे। वहीं अरुण भी हेमा को कॉल करके यही बताता है कि मैं कल नहीं आ पाऊँगा, इसलिए सुबह मेरे ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद अरुण उस लड़के के घर आता है, जहाँ उस लड़के की बीवी नंदिनी उसका अच्छे से स्वागत करती है और कहती है भैया आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ, बताइए आप क्या खाएंगे। पर अरुण कहता है कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, शादी में हम लोग खाना खा चुके हैं और फिर इसने चाय भी पिला दी, तुम परेशान मत हो। इसके बाद अरुण उस लड़के से कहता है कि मुझे वॉशरूम दिखा दो, मुझे रात को नहाने की आदत है। वह लड़का अरुण को वॉशरूम दिखाने लगता है। फिर नहाते वक्त अचानक वह लड़का अरुण से पूछता है भैया क्या तुम बियर वगैरह पीते हो? अरुण मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह लड़का अरुण को इसके लिए मना लेता है। वह कहता है भैया इतने दिन बाद आप मिले हो, चलो थोड़ा मिलकर बातें करेंगे। इसलिए अरुण अब मान जाता है ताकि वह उस लड़के का नाम पता कर सके। अब नहाने के बाद अरुण उस लड़के के सारे घर को ध्यान से देखता है
और यह पता करने की कोशिश करता है कि आखिर उस लड़के का नाम क्या है। इस बीच वह दीवार पर लगे हुए फोटोग्राफ्स वगैरह को देखने लगता है, पर तभी नंदिनी वहाँ पर आकर कहती है कि भैया आपको उन्होंने घर के पीछे बुलाया है, आप उनकी बातों को माइंड मत कीजिए। वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं और अक्सर आपकी बातें छेड़ देते हैं। आप जाएंगे तो कई दिनों तक आपकी ही बात करते रहेंगे। अरुण यह सुनकर अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता है कि जो लड़का मेरे बारे में ऐसी फीलिंग्स रखता है उसका मैं नाम भी नहीं जानता। अब अरुण घर के पीछे जाता है जहाँ पर सुंदरम ने सब कुछ सेट कर रखा होता है। एक्चुअली यहाँ पर कोई बियर नहीं होती, बस लोग फलों का जूस होता है। फिर दोनों के बीच काफ़ी सारे इमोशनल डिस्कशन होते हैं। तभी वो लड़का कहता है, भैया तुम्हें तो नहीं सोचा होगा इतने सालों बाद मुझसे मुलाकात करके मेरे साथ बियर पियोगे। तो अरुण कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैंने आज तक सच में नहीं ये सोचा था। इस बीच अब अरुण के पास भुवना का कॉल आने लगता है, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं करता क्योंकि वह जानता था कि अगर भुवना को पता चला कि वह अभी नहीं निकला तो वह उसे वापस बुला लेगी। खैर, इसके बाद अरुण कहता है कि सच में तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा है, क्या यह तुम्हारा पुश्तैनी घर है? वह लड़का कहता है कि अरे नहीं भैया, मेरा बचपन का घर तो डिब्बे जैसा था, मुश्किल से 4 लोग सोते थे। दरअसल यह घर मेरे ससुर जी का है, उनके दादाजी ने यह घर बनवाया था। फिर मेरे ससुर जी के मरने के बाद मेरे सालों ने यह घर का बंटवारा करने का सोचा, लेकिन मेरी बीवी ने अपने हिस्से में इस घर को मांग लिया क्योंकि यही पर उसका बचपन वगैरह गुजरा है। लेकिन इसके भाई घर के बदले पैसे भी मांगने लगे। मैं नंदिनी को रोता हुआ देख नहीं पाया और किसी भी तरह पैसे एडजस्ट करके मैंने घर खरीद लिया। और भैया इस घर में आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। अब नंदिनी प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसको शादी में नहीं ले पाया क्योंकि मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता। यह सुनकर अरुण कहता है, अरे यह तो खुशी की बात है, घबराओ नहीं, अब कुछ गलत नहीं होगा। अगर तुम पहले बता देते तो उसके लिए रास्ते से कोई ना कोई गिफ्ट खरीद लाता। अब बातों ही बातों में वह लड़का कहता है, भैया मुझे सिर्फ कपड़ों का शौक है, हर महीने नए कपड़े खरीद लाता हूँ। बचपन में अच्छे कपड़े नहीं होते थे, इसलिए फटे या बाकी बड़े बच्चों के पुराने कपड़े पहनता था, जिसको देखकर सभी बच्चे चिढ़ाते थे। ऊपर से उस वक्त फैमिली में पैसे नहीं थे, तो नए कपड़े लाता भी कहाँ से। फिर पैसे ना हो तो कोई रिश्तेदार भी पूछने नहीं आता, कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन आपकी फैमिली ऐसी नहीं थी भैया। आपके पिताजी ने मेरे पिताजी को बहुत सपोर्ट किया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हो क्योंकि आपने कभी भी पैसों को नहीं, इंसान को अहमियत दी। उसकी बातें सुनकर अरुण मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर मैं कितना खुदगर्ज हूँ कि इस लड़के के घर का खाना खा रहा हूँ और मुझे इतना मानता है ये, फिर भी मैं उसको पहचान नहीं पा रहा। अब इन्हीं बातों के बीच अचानक अरुण को एक बैल की आवाज़ सुनाई आती है। तो वह लड़का कहता है कि भैया घबराओ नहीं, वो मेरा बैल है, चलो उससे मिलवाता हूँ। इसके बाद वह उस बैल के पास अरुण को लेकर जाता है। वह बताता है कि कई साल पहले जब वह छोटा था तो सभी ने बाकी बैल खरीद लिए, लेकिन मेले में इसको किसी ने नहीं खरीदा। दिखने में ये बेहद कमज़ोर था।
लेकिन बहुत ही गुस्सैल भी। पर मुझे इसको अकेला देखकर अच्छा नहीं लगा और मैंने इसको खरीद लिया। फिर आपके मामा जी ने इसको देखा और इसको जल्लीकट्टू के लिए ट्रेन किया और फिर मैंने भी इसको ट्रेनिंग दी, जिसके बाद इसने जल्लीकट्टू में लगातार 3 साल प्राइज जीता और तब से इसका नाम धोनी रख दिया। जब लोग मुझे इसके नाम के साथ बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर अब तो सरकार ने इस गेम को बैन कर दिया है और लोग मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जल्लीकट्टू बैन होने के बाद जब भी फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल पहले की तरह नज़र नहीं आता, सब कुछ सुना सुना सा लगता है। लेकिन एक दिन मैंने यह देखा कि मेरा धोनी बहुत ही गुस्से में है। जल्लीकट्टू गेम खेलने के लिए मैं उसी वक्त अपने धोनी और गांव के कुछ लड़कों को लेकर ग्राउंड में चला गया इसको खिलाने के लिए। फिर हम वहाँ पर एंजॉय करने लगे। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ गए। लेकिन भैया आपको पता है, हैरानी की बात तो यह थी कि वो पुलिस वाले भी मेरे धोनी के साथ गेम खेलने लगा। हालांकि उस गेम के बाद बेचारे उस कांस्टेबल की जॉब चली गई। अब उसी वक्त नंदिनी अपने पति को कॉल करके डांटते हुए कहती है, मैंने तुमको कितनी बार कहा है, रात के समय उस तरफ मत जाया करो। ऊपर से तुम भैया को भी ले गए। इस बीच वो अरुण से कहती है, भैया उस तरफ बहुत सारे सांप हैं। तो यह सुनकर वो उस लड़के से पूछता है, क्या सच में यहाँ पर सांप है? तो वो लड़का कहता है, हाँ भैया, सांप के 4 बच्चे हैं। हालांकि वो हमारा ही सांप है, कुछ नहीं करेगा, आप फिक्र मत करो। लेकिन अरुण कहता है, तुम क्या आदमी हो, आखिर घर में सांप कौन पालता है? तो वो लड़का कहता है, अरे भैया मैंने कहाँ पाला, वो तो बस यहीं घूमता रहता है और वैसे भी पता नहीं उसका खानदान यहाँ पर कब से होगा। अगर मैं उसको भगा दूंगा तो उसको अच्छा लगेगा। यह सुनकर अरुण वही सब याद करने लगता है कि कैसे उसे भी अपने लोगों ने इतने सालों पहले मकान में रहने के बाद भगा दिया था। खैर, तभी वह लड़का कहता है, भैया यह सब छोड़िए, आपको याद है स्कूल में पढ़ते समय आपके पास एक साइकिल हुआ करती थी, क्या आपको याद है उस साइकिल का क्या हुआ? तो अरुण कहता है, नहीं, इतनी पुरानी बातें याद नहीं मुझे। हाँ, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं उस समय अंडरटेकर की स्टिकर लेकर आया था, अपनी साइकिल पर चिपकाया करता था। यह सुनकर वह लड़का कहता है, भैया उस झगड़े के बाद आप लोगों ने तो अपने सामान को लेकर गांव छोड़ दिया और गांव छोड़ने से पहले आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से कहा था, यह साइकिल किसी को दे देना जिसे इसकी ज़रूरत हो। तो मेरे पिताजी ने डिसाइड किया कि उस साइकिल को वह खुद रखेंगे। और जब मुझे यह बात पता चली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे घर पर एक साइकिल आने वाली है। स्कूल में मैं उसी साइकिल के बारे में सोचने लगा कि वह साइकिल कैसी होगी, क्या मैं उस साइकिल को चला पाऊंगा या नहीं। भैया आप लोगों के जाने के बाद मेरे पापा उस घर को अच्छे से साफ सुथरा करके उस साइकिल को मैकेनिक के पास लेकर गए। उसकी अच्छी तरह से रिपेयरिंग करवा के हमारे गांव लेकर आए थे। और जब मेरे पिताजी उस साइकिल को हमारे गांव लाए तो मैं खुशी से पागल हो गया, उस साइकिल के पीछे ही भागने लगा। उसके बाद पिताजी ने उस साइकिल पर मुझे और मेरे भाई और माँ को बिठाकर एक चक्कर घुमाया। उस दिन के बाद
हम जहाँ भी जाते उसी साइकिल पर जाते। और मेरे बारे में तो पूछो ही मत, मैं तो 24 घंटे तक उसी साइकिल के साथ टाइम बिताता था। पर वो साइकिल मेरे लिए बड़ी थी, मुझे चलाना नहीं आता था, इसलिए स्टार्टिंग में धीरे धीरे हाथ से धक्का देने लगा। फिर एक दिन मेरे स्ट्रगल को देखकर गांव के एक आदमी ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, जिसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो मैंने जैसे बहुत ही बड़ी चीज़ को अचीव कर लिया हो। बाद में आपके परिवार के जाने से मेरे पिताजी का आमदा बंद हो गया, इसलिए मेरे पिताजी इसी साइकिल पर घूमते हुए साड़ियाँ बेचने लगे और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमारी फैमिली ग्रो करने लगी। मुझे और मेरे भाई को अच्छे से स्कूल में दाखिल दिलवाया गया। फिर एक दिन मेरे पिताजी ने कहा कि तुम साइकिल पर अपने भाई को लेकर स्कूल जाओ और उसे ले जाओ। मैं उसी तरह से अपने भाई को साइकिल पर स्कूल से लेकर वापस आने लगा। उस दिन पता नहीं पिताजी को क्या हुआ, उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरे पिताजी मुझे नाम से भी नहीं बुलाते थे, बड़ा बेटा कहकर बुलाते थे। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, पर भैया शायद मैं काबिल नहीं था। सच में भैया, उस साइकिल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारे पिताजी की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, मेरा छोटा भाई कॉलेज उसी साइकिल पर जाया करता था। सच में अगर तुम्हारी साइकिल ना होती तो शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। आपको बता दूं भैया, इसलिए हम उस साइकिल की पूजा करते हैं। थैंक यू वेरी मच वो साइकिल हमें देने के लिए। इसी तरह से वह लड़का अब रोने लगता है और उसे देख इतनी देर में अरुण के भी आंसू निकल आते हैं। फिर अरुण उसको संभालने लगता है और मन ही मन सोचता है कि जो चीज़ उसके लिए उस टाइम किसी काम की नहीं रही थी, बस एक लोहे का कबाड़ थी, वो कैसे किसी दूसरे के लिए ज़िंदगी का सहारा बनी। अब उसके बाद वो लड़का अरुण को वही साइकिल दिखाने लगता है, जो इस वक्त भी जैसी की तैसी होती है। इसके बाद अरुण कहता है, चलो साइकिल पर बैठो, आज मैं तुम्हें घुमाता हूँ। अब अरुण उस साइकिल को चलाने लगता है और वो लड़का उसे नदी के पास ले जाता है। वहाँ जाकर वो दोनों बैठकर बियर वगैरह पीने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में वो लड़का अरुण से कहता है, भैया आपको पता है, मैंने अभी से अपने बच्चे का नाम सोच लिया है। मैं और नंदिनी दोनों ही उसके नाम पर एग्री करते हैं। क्या नाम सोचा है तुमने? आप बताओ क्या नाम सोचा होगा? अरुण कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अगर लड़के का नाम सोचा हो और लड़की हो जाए, या लड़की का नाम सोचा हो और लड़का हो जाए, फिर क्या करोगे? तो वो कहता है, यही तो बात है भैया, मैंने एक ऐसा नाम सोचा है जो लड़का और लड़की दोनों को हो सकता है। चलिए अब गेस कीजिए कि वो नाम क्या होगा। इसके बाद अरुण कुछ नाम गेस करता है, उसे बताने लगता है। फिर भी वह सही नाम नहीं सोच पाता और हार मान लेता है। फिर आखिर में वह लड़का कहता है, भैया मैंने अपने बच्चे का नाम सोचा है अरुण, यानी आपका नाम, ताकि चाहे वो लड़का हो और लड़की बिल्कुल आप ही की तरह बने। यह सुनकर अब अरुण के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर यह लड़का किस मिट्टी का बना है, इसने मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर दिया है। देखो मुझे इसका नाम तक नहीं पता, और यह है कि अपने बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखना चाहता है। तभी वो लड़का कहता है, क्या हुआ भैया, आप उदास क्यों हो गए?
अभी भी घर के बारे में सोच रहे हो? अब वो सब छोड़ दो भैया, इतने साल बीत गए। अरुण कहता है कि नहीं यार, मेरा पूरा बचपन वहाँ बीता। पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब वहीं पर पले बढ़े, इसलिए मैं उस घर को अपना परदादा ही समझता हूँ। स्कूल से आता था तो घर न जाकर क्रिकेट खेलने लगता। इतनी बड़ी फैमिली थी कि जब सब खाना खाते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई दावत हो रही है। यह सुनकर वो लड़का कहता है, हाँ भैया, आपका परिवार लाखों में एक था। जितना बड़ा वो घर था उतना ही बड़ा आपके पिताजी का दिल भी है। मैं समझ सकता हूँ, जब आप इतना सोच रहे हो तो आपके पिताजी तो इस जगह को और भी ज़्यादा याद करते होंगे। अरुण कहता है, सही कहा तुमने। तुम्हारे लिए वो साइकिल जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट वो घर मेरे लिए है। अब इसी बीच वो लड़का अरुण से एक पुराने मंदिर के बारे में जिक्र करता है, जो कि इनके गांव से थोड़ा ही दूर पर होता है। असल में यह इनके कुल देवता का मंदिर होता है, इसलिए इस लड़के को जब भी टाइम मिलता है तो वो उस मंदिर पर जाकर दिया जलाकर प्रार्थना करने लगता है। इस बीच वह लड़का कहता है, कई बार त्योहारों पर मुझे आपकी याद आती है, इसलिए मैं भगवान से यही कहता था कि मेरे भैया मुझे जल्दी से मिलवा दो, और देखो आप आ गए। खैर, अब वहाँ से वापस जाते समय यह दोनों एक दूसरे की चप्पल पहन लेते हैं और रास्ते में गाना गाते और डांस करते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर घर वापस आने के बाद सोते समय वह लड़का अरुण से अचानक कहता है, भैया क्या आप मेरी एक बात मानोगे? तो अरुण कहता है, बोलो क्या बात है? तो वह लड़का कहता है, भैया आप एक काम करो, बस मेरे लिए उन 4 लोगों को माफ़ कर दो। अरे वो लोग तो अपने पाप में मर मिटेंगे, लेकिन ऐसे में आप अपनी खुशी को क्यों बर्बाद करते हो? आपके बाकी रिश्तेदार आपके साथ नहीं हैं, और वैसे भी आपका दिल साफ है। अगर आप उनको बद्दुआ दोगे तो सच में लग जाएगी, और मैं नहीं चाहता आपके हाथों किसी का बुरा हो। अब ये सुनकर अरुण एकदम से चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन तभी एकदम से कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए उन 4 को माफ़ कर दिया। इसके बाद वह दोनों सोने की तैयारी करते हैं। अरुण के लिए वह खटिया लगाता है। खटिया पर लेटते ही वह लड़का वहीं उसी के पास नीचे सो जाता है। अरुण कहता है कि तुम यहाँ नीचे क्यों सो रहे हो? जाओ आराम से अंदर जाकर सो जाओ। तो वो लड़का कहता है, भैया आप बस आज रात के लिए यहाँ हो, मुझे अपने पास रहने दीजिए। अब अरुण उस लड़के के बारे में अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर उसका नाम कैसे पता करे। तभी वह लड़का कहता है, भैया सुबह जब आप जाओगे तो मुझे, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को अपने हाथों से आशीर्वाद देकर जाना। हाँ, आशीर्वाद देते वक्त मेरा नाम ज़रूर लेना, क्योंकि आप जब से यहाँ आए हो आपने मेरा नाम नहीं लिया है। मैं आप ही का हूँ, कोई पराया नहीं हूँ। भैया यह सुनकर अरुण इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन अभी तुम आराम करो। फिर उस लड़के के सोने के बाद अरुण फौरन इधर उधर उठकर चीज़ों को चेक करने लगता है। जो भी पॉसिबल हो वो सब कुछ करके देखता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे वो उस लड़के का नाम पता कर सके। इस बीच वहाँ कमरे से नंदिनी आ जाती है, जो कहती है, भैया आप सोए नहीं? क्या आपके लिए कुछ बना दूँ? अब गिल्ट में बैठा अरुण नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर पाता और कहता है, नहीं मैं सो जाऊंगा, तुम आराम करो। इसके बाद वो बस धीरे धीरे रोने लगता है कि वो लड़का उसका ही कोई अपना है और उससे इतना प्यार करता है।
आज उस लड़के की वजह से उसने अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। लेकिन वो कितना खुदगर्ज है कि ऐसे बंदे का नाम तक नहीं जानता। खैर, अब नंदिनी के अपने कमरे में जाने के बाद अरुण फौरन वहाँ से जाने लगता है। उसका मन उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि आखिर वह सुबह उसका नाम कैसे लेगा, और नहीं लिया तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। उसको मुझसे कितनी उम्मीदें हैं, पर तभी जाने से पहले वह उसके मन की एक मुराद पूरी कर देता है। वह उसके सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देता है और रोते हुए फौरन वहाँ से निकल जाता है। अब घर से थोड़ी दूर जाते ही वह देखता है कि वह गलती से उस लड़के की चप्पल पहन आया है, इसलिए वह उन चप्पलों को ही छोड़कर बीच रास्ते से आगे निकल जाता है। तभी वह सोचता है कि ऐसा किया तो उस लड़के को बुरा लगेगा, इसलिए वह उसकी निशानी के तौर पर उन चप्पलों को हाथ में लेकर बस स्टॉप की तरफ दौड़ पड़ता है। अब रास्ते में मंदिर पड़ने की वजह से वो मंदिर की तरफ मुड़ता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहाँ से वापस जाने लगता है। यह देखकर वहाँ बैठी फूल वाली कहती है, अरे अब वापस क्यों जा रहे हो? मंदिर खुल चुका है, सुबह होने वाली है, आप दर्शन करके जाइए। यह सुनकर अरुण उस औरत को कुछ पैसे देकर कहता है कि मेरे नाम से आप प्रसाद चढ़ा देना, क्योंकि मैं अभी नहाया नहीं हूँ और मुझे कहीं जाना है। वो औरत पूछती है कि किस नाम से प्रसाद चढ़ाना है, तो वह मन ही मन कहता है, नाम तो नहीं पता। खैर, इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और बस पकड़ लेता है। फिर रास्ते में उसे कुछ कुल देवता का मंदिर दिखता है, जिसके बारे में उसे उस लड़के ने बताया था। वह वहाँ उतरकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है, जैसे उसके बुजुर्ग किया करते थे, और इसके बाद वह भगवान से उस लड़के के बच्चे की अच्छी सेहत की कामना करके वहाँ से घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब से अरुण घर आया होता है, बहुत ही गुमसुम सा होता है और अपनी बीवी और बेटी से ढंग से बात नहीं कर पाता। ये चीज़ ऑब्जर्व करके एक दिन हेमा उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ है? जब से गांव से वापस आए हो, आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो इस तरह से अरुण उसे उस लड़के के बारे में बताता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, गांव में मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई। सच में हेमा, वो लड़का मेरी बहुत ही कद्र करता है, मेरी ही नहीं पूरे ज़माने की कद्र करता है। क्या बताऊं मैं तुम्हें उसके बारे में। पर असल बात यह है कि इतना सब के बाद भी मैं उसका नाम नहीं पहचान पाया। उस दिन मैं उसको बिना बताए निकल आया। यहाँ आकर मैंने उसका नाम सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरे दिल में इस बात को लेकर एक बोझ है जो उतर नहीं रहा। अब यह सब वहाँ बैठी अरुण की बेटी भी सुन रही होती है, जो अपने पापा को इमोशनल देखकर खुद भी इमोशनल हो जाती है। अब कुछ दिन तक अरुण पैसे जमा करने लगता है अपने उसी घर को खरीदने के लिए। इस बारे में वह अपने मामा से पूछता है और अपने कुछ जान पहचान वालों से भी पैसे ले लेता है। फिर एक दिन अरुण की बेटी यह देखती है कि अरुण के कुछ पेपर्स में उस लड़के का फ़ोन नंबर लिखा है, तो फ़ौरन उस नंबर को फ़ोन करके अरुण के हाथ में थमा देती है। इसके बाद जब अरुण हेलो बोलता है तो वह लड़का उसकी आवाज़ पहचान लेता है। वह कहता है, भैया यह क्या, सच में आप ही हो? आप उस रात ऐसे क्यों चले गए? क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी? भैया यही जानने के लिए मैंने आपके नंबर पर कॉल किया था, पर वो किसी और ने उठाया, उल्टा मुझे गालियां देने लगा। अरुण उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है और एकदम से कहता है कि असल में मैंने गलती से गलत नंबर दे दिया होगा।
पर वो लड़का कहता है कि नहीं भैया, मेरा ध्यान ही इधर उधर रहता है, मैंने ही गलत नंबर नोट कर लिया होगा। अब हिम्मत करके अरुण उससे पूछता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ पता नहीं चल रहा। और वैसे भी वापस आने के बाद मैं तुमको फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन काम की वजह से मैं तुमको फ़ोन नहीं कर पाया। अब यह सुनकर वह लड़का कहता है कि हाँ भैया, मैं समझ गया। मुझे आपके मामा जी मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना पुराना घर खरीद रहे हैं और इसके लिए पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए आप फिक्र मत करो, मैं आपको 15 लाख कैश दे दूंगा और बाकी मैं नंदिनी के गहने रख कर इंतज़ाम कर दूंगा। कुछ मेरे फंड भी निकल आएगा, तो यह टोटल 25 लाख का अरेंजमेंट तो मैं कर ही दूंगा। यह सुनकर अरुण कहता है, अरे नहीं नहीं, यह बात पैसों की नहीं है, मैंने कुछ और बात करने के लिए तुमको फ़ोन किया था। वो लड़का कहता है, देखो भैया, तुम मांगो या ना मांगो, मैं पैसे तो देकर रहूँगा और तुमको लेना ही पड़ेगा। मैं आपका अपना हूँ। लेकिन तभी अरुण एकदम से अपने दिल की बात उसको बताने लगता है कि भाई, मैं जानबूझकर मेरा नंबर तुमको गलत दिया था। जब तुम मुझसे शादी में मिले उस दिन मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुमको अपना नंबर दूंगा तो तुम मुझे बार बार फ़ोन करोगे, इसलिए मैंने जानबूझकर गलत नंबर दे दिया। पर असल में इससे भी बड़ी बात यह है मेरे भाई, मैं तुमको अभी तक नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है और यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। लेकिन जब मैंने तुम्हारा बिहेवियर देखा, तुम्हारा प्यार देखा, तुम्हारा अभिमान देखा, तो मैं सच में बहुत शर्मिंदा हो गया। मैंने बहुत हिम्मत की, लेकिन मैं डायरेक्टली तुमसे पूछ ही नहीं पाया कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर भी मैंने कुछ हद तक अपने आप को मैनेज कर लिया, लेकिन जब तुमने कहा था ना कि हम तीनों को नाम से बुलाकर आशीर्वाद देना, तो मुझसे वह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं वापस चला आया। अब यह सुनने के बाद वह लड़का बहुत दुखी होता है और पूछता है कि सच में भैया, क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते? मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? तो अरुण कहता है, प्लीज़ भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच्चे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब वो लड़का कहता है, अरे भैया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, लेकिन आपने मेरे बारे में जानने के लिए फ़ोन तो किया ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। इसके बाद वह अरुण को एक बहुत ही लंबा रिश्ता बताने लगता है, जो अरुण के सर के ऊपर से निकल जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि हमारी फैमिली कुछ वजह से आपके गांव में शिफ्ट हो गई थी और उसी वक्त मैं पहली बार बस में बैठा था और ठीक उसी वक्त आपका 10th क्लास कंप्लीट हो गया था। आप हम सारे बच्चों के साथ खेला करते थे, कहीं पर भी जाते तो हम सभी बच्चों को लेकर साथ जाते थे। आप हम बच्चों को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे और मार्केट ले जाते वक्त हम सभी को किसी न किसी सब्ज़ी का नाम दे देते थे, किसी को भिंडी, किसी को बैगन, किसी को मिर्ची, जिस वजह से रास्ते भर बच्चा वो नाम बोलता रहता और मार्केट जाने के बाद मिर्ची कितनी लेनी है, बैगन कितना लेना है। तो यह सुनते ही अरुण के दिमाग में एक बत्ती जलती है और वह कहता है, हाँ मुझे याद आया, प्रिया का नाम भिंडी, मधु का नाम बैगन, हाँ मुझे याद आया, तुम्हारा नाम था आलू। बोलो, तुम आलू ही हो ना? अरे आलू, तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो और अच्छे इंसान बन गए हो। देखो, अब तुम्हारी शादी हो गई है और बाप भी बनने वाले हो। फिर वो लड़का कहता है, हाँ भैया, मैं आलू ही हूँ। अब जाकर आपने मुझे पहचाना, लेकिन भैया अभी भी आपने मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया, मेरा नाम बताइए। दोनों इस वक्त बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब अरुण कहता है कि मुझे तो तुम्हारा नाम पहले ही याद आ गया, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे नाम से अभी नहीं बुलाऊंगा। इसके बाद फ़ोन कट करके अरुण घर पर
बताकर उसी रात बस पकड़कर उस लड़के के गांव पहुंच जाता है और उसके घर के दरवाजे पर आकर कहता है, अरे आलू, दरवाज़ा खोलो। मैं जानता हूँ कि तुम दरवाजे के उस पार हो और मेरी आवाज़ सुन रहे हो। खोल दो आनंद, दरवाज़ा खोल दो। अब वह लड़का अपना नाम सुनते ही दरवाज़ा खोल देता है।